तुम्हारा धर्म क्या कहता है, यू आर अ वॉरियर, तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तो लड़ो। कि मुझे, मैं काफी सोशल बंदा, ऐसा सोशल मीडिया पे खुद को बेचना मुझे आता नहीं पहली बात, और सच, सही और जेन्युइन चीजें बेच के ही कमाता हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये क्या, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इस फील्ड से बहुत ही लॉयल हूँ। मैं फालतू चीजें नहीं प्रमोट करूंगा, फालतू का ज्ञान नहीं किसी को पेलूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और द आरजे शो में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अभिजीत, जो कि बॉडी बिल्डर है। तो आइए जानते हैं अपने फिटनेस के बारे में, बॉडी के हेल्थ के बारे में। नमस्कार सर, द आरजे शो में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको बचपन से ही था या ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट था कि आपको जो उस टाइम पे आप बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में घुस गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अर्जुन, मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। सो बॉडी बिल्डिंग का शौक मुझे कैसे लगा? ऐसे नहीं था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी थी, स्टार्टिंग से मेरा प्रोफेशन नहीं था। बट मैं एक रेसलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे दादाजी एंड उनसे आगे जितने भी हुए वो सारे रेसलर थे। दादाजी मेरे लिए एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन थे बचपन से ही। तो उनको, वो पहलवान थे, तो उनको देख देख कर ही सीखा जो सीखा। फिर घर में अखाड़ा भी था। तो नियर अबाउट आई थिंक मैं 8th ग्रेड में था, 8 के 9 स्टैंडर्ड में था, जो मैं जब पहली बार अखाड़े में गया। वहाँ कुछ किया, पता नहीं क्या किया, बट किया। अच्छा। उसके बाद ये समझ में आया कि ऐसा कुछ रहता है कि जिससे बॉडी बनती है। और मुझे बचपन में WWE का बहुत शौक था। तो उसमें जो उनका फिजिक होता था ना, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता कि मुझे ये फिजिक मेरे को खुद को देखना है ऐसे। अच्छा। तो उस समय से वो चालू हो गया। फिर आज भी मुझे याद है, आई थिंक मैं 9th में था, मेरे दादाजी ने मुझे पहले वन पेयर ऑफ डंबल्स लाके दिए थे। ओके। वो आज भी मेरे पास है। अच्छा। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इंस्पायरिंग टू मी कि मेरा दादाजी ने मेरे लिए वो सब किया। फिर स्कूलिंग भी चल रहा था, तो वो ऑन ऑफ रहता है ना। स्कूल जाते हैं तो कहाँ जिम जा पाएंगे। अच्छा। तो फिर गर्मी की छुट्टी में हम लोग जिम लगाते थे। फिर 2-3 महीना जिम कर दिए, फिर छूट गया। अच्छा। फिर यही करते करते आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। नागपुर से इंजीनियरिंग की मैंने। 2013 में पास आउट किया। उसके बाद 2015 तक मैंने पीजी किया डिजाइनिंग में। फिर 15 के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, अब समझ में आया कि भैया अभी बॉडी बिल्डिंग करना है। अच्छा। क्योंकि अब मेरा पैसा लगेगा, पप्पा का नहीं। तो फिर वो उस समय 2015 से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर उसमें जिम आ गया, सप्लीमेंटेशंस आ गए, ये लेना है, वो लेना है, डाइटिंग का पढ़ना है। फिर पैरेलली मैंने स्टार्ट किया कि इसमें कोर्सेज भी होते हैं। समझ में आया कि बॉडी बिल्डिंग ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि जिम गए, कुछ खा लिया, बॉडी बन गई। बॉडी बिल्डिंग इज अ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस है ये, इसमें बहुत बड़ी साइंस है। तो वो साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूट्रिशन के कोर्सेज आते हैं। फिर मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने एक सीपीटी, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के कोर्स आते हैं, पैरेलली मैंने वो कंप्लीट किया। तो ऐसा रहा मेरा जर्नी। और मैं उसके बाद फिर 2015 से मैंने फिर स्टार्ट कर दी एक प्रोफेशनल टाइप का बॉडी बिल्डिंग, पैरेलली विथ माय जॉब आल्सो। मैं प्लेसमेंट था, मेरे पास जॉब थी, मैं एक 9 to 5 जाने वाला बंदा था। अच्छा। तो उसके साथ साथ ये मैंने किया। ओके। तो ये मेरा क्या करेंगे कि एक आगमन था बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। बस वहां से यहाँ तक आ गए। तो और एक सवाल है सर कि आपकी शुरुआत की जर्नी, जो शुरुआत का टाइम जो था, तो आपको पहले दिन कैसा लगा? मतलब क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? जब मैं जिम गया पहले दिन, फर्स्ट डे का आपका क्या कैसा? ओह माय गॉड। तो मुझे याद है, आई थिंक 8 या 9 में से, जैसे मैंने बोला उस समय, तो मेरा दोस्त था एक, अभी भी है। अच्छा। बट वो नागपुर में रहता है, मैं पुणे में रहता हूँ। अच्छा। काफी कम कांटेक्ट होता है हमारे बीच में। तो वो मुझे बोला कि यार मेरे घर के पास जिम है, चलो जिम लगाएंगे। ओके। तो जिम का कीड़ा तो पहले से था ही मेरे अंदर। तो फिर हम लोगों गए। बाद में समझ में आया वो जिम तो जिम नहीं है, वो गुंडों का अड्डा था। अच्छा। बट ठीक है, वो जिम ही था, ऐसा नहीं। वहां पे सब खट्टे खट्टे लोग आते थे। ओके। एक पॉलिटिकली बैक जिम था वो। तो ठीक है, फिर हम लोग जाना शुरू किए। फिर वहां पे गुरुजी थे। फिर
पहले दिन जिम गए तो समझ में आया कि यार कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है अपने पास, अपने को ना पुशअप आ रहा है ना पुलअप आ रहा है। तो फिर पहला दिन तो मेरा ऐसे ही गया, सर जी बोले कि ये करो ये करो ये करो, हम लोग कर लिए, पुशअप लगा लिए, पुलअप लगा लिए, थोड़े से स्क्वाट्स लगा लिए, स्क्वाट्स नहीं बोलते थे, बैठक बैठक लगा लो, हाँ। ठीक है बैठक लगा ली। बस इतना दिन था, ये पहला दिन हो गया। फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर मैं दोस्त से बोला भाई यार कुछ मजा नहीं आ रहा। फिर दोस्त बोला ठीक है मजा नहीं है तो सर को पूछते, कुछ तो नया करेंगे। अच्छा। तो सर ने चढ़ा दिया चेस्ट मशीन पे। हम्म। तो चेस्ट मशीन चढ़ा दिया है, तो बोले ये करना है आज, ठीक है। हमने जोश जोश में कर तो लिया। अच्छा। अब पता नहीं था कि करना क्या है, बस करना है। हम्म। कर लिया। और दूसरे दिन फिर यार बहुत दुख रहा था चेस्ट तो हम दोनों डर गए ये क्या हो गया तो काइंड ऑफ ये लर्निंग था मेरे लिए कि ऐसा नहीं ये करना होता है। हम्म। फॉर्म एंड टेक्निक्स भी आते हैं इसमें, कुछ बायोमैकेनिक्स आते हैं मशीन्स के, उसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमने सीखते गए इस जर्नी में। ओके। तो मेरे इनिशियल डेज काफी अच्छे थे, लर्निंग थे, नए एक्सपीरियंसेस थे उसमें कि ये सीखो, ये डंबल्स बोलते हैं, इसको रॉड बोलते हैं, ये मशीन को चेस्ट प्रेस बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें बेसिक बेसिक चीजें मैं सीखते चले गया। ये मेरे इनिशियल डेज थे इसमें। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मतलब किसको देख के आपने बॉडी स्टार्ट किया, जो आपका मतलब कौन है, जो कि आप जिसको जानते हो, जिसको फॉलो करते हो, जिसके आप फैन हो? इनिशियल डेज में सबसे बड़ा फैन तो मैं मेरे दादाजी का हूँ, ओके। जो मेरी पहली इंस्पिरेशन है। ओके। आज भी मतलब जब मैं ऐसा फील होता है कि यार कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से सब कुछ, तो भी मैं दादाजी को याद करता हूँ कि ओके। मैं उनको बाबा बोलता था, बाबा यार देख लो प्लीज। तो फर्स्ट इंस्पिरेशन तो मेरे दादाजी। ओके। अब सेकंड इंस्पिरेशन है ओवरऑल वर्ल्ड की, Okay. जो कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। ओके। तो उन्हीं के फोटो लगे रहते थे पूरे जिम में, तो उन्हीं को देखकर वही मेरे इंस्पिरेशन थे, मेरे दादाजी थे। बाद में समझ में आया कि और भी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं, जो रॉनी कोलमैन हो गए, इंडियन बॉडी बिल्डर्स भी काफी अच्छे, सुहास खामकर है, हम्म। संग्राम चौगुले है हमारे पास, जो काफी रिनाउंड बॉडी बिल्डर्स। तो इनको देखकर ही यही इंस्पिरेशन है, इनके जैसे बनने का ट्राई करा है। और ये कहना चाहूंगा कि अपने आइडल ऐसे चुनो, अपने आइडल ऐसे चुनो जिनको आप कुछ, जो आपसे कुछ सीख पाए और जो आपको कुछ सिखा पाए। बराबर। अपने आइडल ऐसे चुनो, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज कंप्लीट। आप हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते ही रहते हो बराबर। लाइफ में। सही है। तो ऐसे हमारे आदर्श होने चाहिए। अब बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में बहुत लोग बॉडी बिल्डिंग को काफी सारा नाम रखते हैं कि इसमें ये होता है, सप्लीमेंट्स आता है, हाँ, वो आता है, ये आता है। ऐसा नहीं रहता है। बेसिक चीजें ही आती है, जो कि आपका अच्छा खाना, अच्छा स्लीप, आपकी रिकवरी और अच्छा व्यायाम, अच्छा वर्कआउट, और बाकी सारी चीजें बाद में। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर मेरा एक सवाल है कि मतलब कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, मतलब ट्रेनिंग से लेके रिकवरी तक, रात में, मतलब पूरा दिन में क्या मतलब कैसे होता है आपका पूरा दिन? डेली रूटीन एक बॉडी बिल्डर का डिसिप्लिन से भरा होता है। ओके। सबसे पहली बात, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, ये 24/7 ऑन गेम है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन के लिए ऑफ हो, कुछ दिन के लिए ऑन हो, ऐसा नहीं। ये आपको 24/7 365 डेज कंप्लीट करना ही करना है। हाँ 19-20 हो सकता है, बट डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। मेरा डेली रूटीन काफ़ी, मैं इसको दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। मेरा डेली रूटीन, जब मैं कंपटीशन फेज के लिए, कंपटीशन में के लिए रेडी होते रहता हूँ, वो मेरा एक अलग फेज होता है, जो कि एक 24 हफ्तों का फेज होता है। उसमें मेरा डेली रूटीन काफ़ी हेक्टिक होता है और उसको बोलेंगे रिगरस होता है काफ़ी। और बाकी जब मैं ऑफ टाइम में रहता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर नहीं करता हूँ, तो मेरा डेली रूटीन थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए भी थोड़ा समय चाहिए उन सब चीज़ों से। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कंपटीशन प्रेप से बाहर आ चुका हूँ, जैसे आपको पता है। तो अभी मेरा डेली रूटीन है, मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। 7 बजे उठने के बाद सुबह फ्रेश होके पूजा पाठ करके अपना पहला मील लेता हूँ। पहला मील लेके मैं अपने जिम आ जाता हूँ। जिम आने के बाद मेरा 9 से 10:30-11 बजे तक एक ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें मेरे पर्सनल ट्रेनिंग्स चलते रहते हैं। वो करने के बाद मैं मेरा सेकंड मील लेता हूँ। सेकंड मील लेने के बाद थोड़ा देर कार्डियो करूँगा। कार्डियो के बाद
फिर रेस्ट करूंगा, रेस्ट के बाद एक थर्ड मील करूंगा और उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगा। जी। ये वर्कआउट हो गया, फिर शाम को थोड़ा रेस्ट रहेगा, फिर इवनिंग में मेरे 4 से 5 ट्रेनिंग्स होते हैं जो करते करते मुझे अराउंड 9 बज जाते हैं। 9 बज गए, फिर मेरा एक फोर्थ मील रहता है जो मैं घर जाके लेता हूँ, हम्म, और एक कंप्लीट 8 घंटे की नींद में लेना चाहूंगा और लेता हूँ, और उसके लिए ट्राई करते रहता हूँ क्योंकि अच्छा। 8 घंटे की नींद मिलना काफी मुश्किल है काफी अभी। मुश्किल है अभी। ये हेक्टिक जॉब है काफी, ये 24/7 ऑन जॉब है। आप कुछ नहीं, अब आप एक जिम ओनर हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, तो आपको छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सही है। तो यही मेरा डेली रूटीन रहता है, और एक स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन मेरे हिसाब से। स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप जितना सोओगे उतना ही बढ़ोगे। बॉडी बिल्डिंग में एक कहावत है, हम्म, ईट लाइक अ मॉन्स्टर, स्लीप लाइक अ बेबी, ग्रो लाइक अ व्हेल। सो जितना अच्छा खाओगे, जितना अच्छा सोओगे, उतना ही ज्यादा बढ़ोगे। तो बस इन ऑल यही मेरा डेली रूटीन है, और उसी को चल रहा है। बस कंपटीशन फेजेस में मैं रिकवरी, स्लीप और अपने डाइट से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो 6 मील 7 मील्स जितने मेरा कोच बोलता है कि मुझे आज लेना है, हम्म, तो वो मैं लेता ही हूँ। एक दो सुबह कार्डियो रहेगा, फास्टेड कार्डियो रहेगा, उसके बाद ट्रेनिंग रहेगा, फिर 2 मील्स रहेंगे, फिर शाम को एक ट्रेनिंग रहेगा, फिर 2 मील रहेंगे। ऐसे 2-2 मील का इसमें मेरा पूरा दिन बटा हुआ रहता है। और एक 8 to 9 आवर्स का स्लीप, जो हम डीप स्लीप बोलते हैं, रात को होना चाहिए, हम्म। वो कंप्लीट लेता ही हूँ मैं कंपटीशन पे। ये मेरा डेली रूटीन रहता है बस। मोटिवेशन जब लो होता है आपका तो उसको पुश कैसे करते हैं आप, मतलब क्या रीजन है Okay. आपके पास जो कि आप उसको पुश करते हो और मतलब उसको फिर वही जगह पे लेके आते हो? अच्छा, मोटिवेशन, ऐसे मोटिवेशन लो हो गया तो आप क्या करते हो, ये काफी अच्छा सवाल है अर्जुन। क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स मोटिवेट होते हैं हाँ। बट डिसिप्लिन नहीं होते। ओके। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग। जी। मोटिवेशन तो आते आते रहता है। अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आ गया, चलो जिम लगाएंगे, जिम लगाएंगे, बस वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में अच्छा। जनवरी से दिसंबर तक कितना लोग सरवाइव कर पाते हैं? अराउंड 90% तो लोग जिम छोड़ देते हैं 3-4 महीने बाद। हाँ वो तो है। दैट इज मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट हुए, आपने जिम में फीस भरी, आप जिम गए, बट आपका मोटिवेशन डाउन हो गया, देन आपने छोड़ दिया। ये हो गया मोटिवेशन की जर्नी। बट डिसिप्लिन क्या बोलता है? डिसिप्लिन आपको तभी भी पुश करता है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपको जाना ही है, आप करोगे, आपको रिजल्ट चाहिए तो आप करोगे ही करोगे, बराबर। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से ज्यादा। सही। मोटिवेशन गेट यू स्टार्टेड, मोटिवेशन से आप स्टार्ट करोगे, बट डिसिप्लिन से आप जो स्टार्ट किया हुआ काम है उसे आप फिनिश करोगे, सबसे इंपॉर्टेंटली। सही। तो जब मुझे मेरा मोटिवेशन लो होता है, ऐसा नहीं रहता कि मेरे भी सारे दिन सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन मेरा भी लो होता है, आज नहीं करने का मन कर रहा है, बट मैं ऐसा नहीं करता आज नहीं करने का मन कर रहा है। तो जिस दिन वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, या मेरे मील्स नहीं हुए, मुझे कुछ काम में था, मीटिंग्स थी, तो मेरे मील्स स्किप हो गए, तो उस दिन मैं क्या करूंगा? उस दिन मैं सिर्फ जिम जाऊंगा, अपने ब्रेन को सिग्नल दूंगा कि मैं आज जिम गया हूँ। अच्छा। फिर मैं जिम जाके कुछ पुशअप्स लगा लिए, पुलअप लगा लिए, थोड़ा कार्डियो कर लिया, एब्स कर लिए, बस हो गया। ये छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ओके। ब्रेन को ये सिग्नल आपने भेजना ही भेजना है कि भाई मैं आज जिम जाकर आया हूँ। अच्छा। अगर आप जिम नहीं जाओगे तो ब्रेन को अरे ये सुस्त हो गया, बराबर। तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजना ही भेजना है कि आज जिम गया हूं मैं, भले ही मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया हो, वर्कआउट नहीं किया हो, बट मैं आज जिम जाकर। तो मेरा यही रहेगा, इस पर से मोटिवेशन और डिसिप्लिन पर से टेक रहेगा कि जब आप लो हो मोटिवेशन में, तो आपने स्टार्ट क्यों किया, जिम जाना स्टार्ट क्यों किया, उस दिन को याद करो, वो गोल को याद करो, वो ड्रीम को याद करो, और बस जिम जाकर आ जाओ। कार्डियो ही कर लो, बस छुट्टी मत करो। एक बार छुट्टी हो गई तो फिर आप नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा, ये वाला चालू हो जाता है, हाँ वो तो है। तो वो मत करिए। तो सर मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, सुना है, तो बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे ना बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। बराबर है भाई, सही में। तो मतलब कैसे? कैसे? तो बॉडी बिल्डिंग को मैं खेल नहीं बोलूंगा, बॉडी बिल्डिंग तपस्या है। ओके। तपस्या, सच में तपस्या है, हाँ। ये मजाक नहीं है। एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर को उसके स्टार्टिंग डेज से उसके रिकग्निशन मिलने तक 15 साल लगते हैं, पता है आपको? 15 साल। 15 साल। तो 15 साल
एक जोक नहीं है, आप हाँ। अपने जिंदगी के 15 साल बॉडी बिल्डिंग को दे रहे बहुत हो। ज्यादा होते हैं। एक आदमी 15-20 साल एक जॉब करता है 9 to 5 की, तब जाके उसका पेंशन वेंशन वो सब लेके निकलता है। आपने कुछ नहीं करी, आपने खाया पिया बॉडी बनाया और लोगों को दिखाया वो चीज। हाँ ये तपस्या है, और हर तपस्या कुर्बानी मांगती है, सही है। बराबर। हाँ बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, इसमें कुर्बानियां क्या क्या होती है मेरे हिसाब से। आ, मैं एक काफी फूडी आदमी हूँ, मुझे फूड एक्सप्लोर करने का बहुत है। मैं और मेरी वाइफ ऐसे रील वील देखते हैं इंस्टा पे और खाने पीने निकल जाते हैं। अच्छा। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, हम दोनों बहुत फूडी है। तो सबसे पहले तो मेरे को फूड सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा डिसिप्लिन लगता है, उसमें थोड़ा सा बहुत सारा डिसिप्लिन लगता है। तो आपके फूड में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने नमक खाना छोड़ देना है, स्पाइसेस खाना छोड़ देने हैं, बट जो हम यूजुअली डेली रूटीन में खाना खाते हैं, जिसमें हमारा अभी इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, है ना, तो अब हमको प्रोटीन रिच फूड की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो पहला तो आता है इसमें फूड, आपको फूड आपका क्लीन रखना पड़ता है। जब आपका कंपटीशन फेस होता है, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज अलाउड। आपके कोच ने अगर बोला है कि यू हैव टू बी ऑन एक 2300 2400 या 2600 कैलोरीज के डाइट पे आपको चलना है टू रिड्यूस योर बॉडी फैट, तो वो चलना ही है, तो आपको उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन योर डाइट, तो जंक नहीं रहता। उसके बाद सोडास कोलाज और क्या बोलेंगे अपना कोई भी जूसेस, ये सब चीजें नहीं रहती है। जूस मतलब शुगर इंक्लूड जिसमें होता है, एक्स्ट्रा शुगर। हाँ। नेचुरल जूस यू कैन, हाँ वो चल जाएगा। ये सबसे पहली कुर्बानी। सेकेंड ऑफ ऑल आपका समय, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पहलू समय है। समय। तो समय बहुत सारा देना पड़ता है, इसको इस समय मांगता है। ऐसा नहीं कि आप 2 साल में एक बहुत बढ़िया फिजिक बना लोगे, नहीं, आपको 10 साल लगेंगे, मतलब लगेंगे। कि कोई भी बॉडी बिल्डर देख लो आप, हाँ। उसने 10 साल से 15 साल 12 साल अपनी लाइफ के दिए ही है। ये 2 सेक्रीफाइसेस है। उसके बाद कभी कभी मेरा कोच बोलता है कि रात को 3 बजे उठ के भी कार्डियो करो, अच्छा। क्योंकि करते हैं बहुत सारे लोग। तो नींद भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, उतना भरपेट खाना नहीं खा रहे हो, तो आपको नींद भी कैसे आएगी, बराबर ना। तो नींद नहीं आ सकती, तो नींद सेक्रीफाइस हो गई। उसके बाद आपके पास दोस्त लोग हैं, फैमिलीज है, हाँ। बराबर। हाँ। तो माँ बाप को टाइम देना है, भाई बंधु को टाइम देना है, दोस्तों को टाइम देना है, आपकी बीवी को टाइम देना है। कैसे होगा? आप 24/7 जिम जा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, जिम जा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट वाले मोड में हो, तो आप उन सबको टाइम नहीं दे सकते। तो इसमें फैमिली का भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि वो भी समझ के लेते हैं कि भैया चलो ये कंपटीशन मोड में है इसके, तो अभी रहेगा 3-4 महीने, फिर टाइम दे देगा। तो मेरी वाइफ काफी सपोर्टिव है इस चीज में, कि ठीक है तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, मेरे मील्स रेडी रखती है, मुझे सपोर्ट करती है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डाइटिंग कर करके लो हो जाता हूँ, तो नहीं तुम कर लोगे, मोटिवेट भी करती है। ओके। तो समय, फैमिलीज को समय दे नहीं पाते हो आप। ये और छोटी मोटी, अब आपका सोशल लाइफ इतना नहीं रहता है, क्योंकि आप जिम, वेट्स, डाइटिंग, यही चल रहा है। हर बार आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप बोलोगे यार नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। सबको कितने बार नहीं बोलोगे? तो आपको लोग एट द एंड ऑफ द डे बुलाना छोड़ देते हैं। आउट गेट टुगेदर होते हैं, कहीं आउटिंग्स होती है, तो बाद में वो आपको बुलाना छोड़ देते हैं। अभी ये बंदा नहीं बोलता है, हमेशा कुछ नहीं खाता, किसको बुला के करना ही क्या है। हाँ। तो ये सब चीजें भी फेस करनी होती है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, वो बेयर करना होता है। जब आप कंपटीशन से थोड़ा बाहर आते हो, तो यू कैन चीट, थोड़ा चीट मील हो गया, थोड़ा घूम फिर लिए, ठीक है, उस समय चलता है। तो ये सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं बॉडी बिल्डिंग की। जी, अच्छी बात है कि आपके मतलब घर में आपको जानते हैं, घर में मतलब आपको जानते हैं इसलिए कि यार ये कुछ कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपरली आपको घर से फुल सपोर्ट है। हाँ। आपके वाइफ के, आपके फैमिली से पूरा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट के पीछे भी अगर कभी उसको एलाबोरेट करने का मौका मिले तो मैं बताना चाहूंगा कि सपोर्ट मुझे तब मिलना शुरू हुआ घर से जब मैं कुछ बन गया। ओके। जब आपको स्टार्टिंग डेज होते हैं ना, तो सब सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। घर वाले भी, अरे क्या करेगा बॉडी बिल्डिंग करके, चुपचाप इंजीनियरिंग करिए, जॉब कर, खत्म कर बात को। बॉडी बिल्डिंग करके क्या करेगा, कितना कमा लेगा, है ना। पैसा भी नहीं है इस फील्ड में, तो सिर्फ पैसा लगाना पड़ता है, वापस कुछ नहीं मिलता। वापस पैसा तुम भले ही कमा लोगे आज नहीं कल, पर इस फील्ड ने जो मुझको दिया है वो कभी मैं जिंदगी में दूसरी जगह से हासिल नहीं कर पाता। सही।
ठीक है, इस फील्ड ने मुझे नाम दिया है, इस फील्ड ने मुझे इज्जत दी है, लोग पहचानते हैं। आज मेरा जिम है, लोग मुझे सर बोलते हैं। मैं किसी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, उसके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ मैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, 4 लोगों को मैं मोटिवेट कर पाता हूँ। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जमा पूंजी है। पैसा तो खैर आते आते रहेगा। ये बात सही है सर, आपने जो बात तो की है वो बहुत सही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर तुम 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तुम्हारी अच्छी चीजों से, तुम्हारे नॉलेज से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और चाहिए क्या लाइफ, और चाहिए क्या लाइफ में, बराबर है। बात सही। तो बस सेक्रीफाइसेस और सपोर्ट की यही कहानी है। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तो उस समय आई थिंक मैं बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था। मेरा जस्ट जॉब, कोविड की ले ऑफ में मेरा जॉब चले गया था, तो उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग फुल टाइम शिफ्ट कर दिया था। तो अपने सपोर्ट की बात करी तो मैं बताना चाहूँगा, उस समय मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ ही कमाती थी और मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करता था। जी। देखा जाए तो जितना मैं कमा पाता था बॉडी बिल्डिंग से, उतना मैं खुद पे खर्च करता था, एंड वो पूरा घर संभालती थी, ओके जॉब के साथ साथ घर भी, ओके। तो मेरा खाना पीना उसका खर्चा भी। तो वो काफी दिन स्ट्रगल के थे, बट अच्छे दिन थे मेरे हिसाब से। वो दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जो तुम्हारे साथ उस समय था वो आखिरी दम तक रहेगा, हाँ, वो पर जो समय वो उस समय नहीं था वो कभी भी नहीं था तुम्हारे कभी नहीं साथ। तो मुझे उस समय वो सीखने पड़ा, वो सीख मिली उस चीज से। तो मैं मेरे वाइफ के बहुत उसका थैंकफुल हूँ उस चीज के लिए कि उसने मुझे उस समय समझ के लिया, समझ के लिए। मुझे हेल्प करी, सपोर्ट किया। और क्या ही कह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता, थैंक्स अ लॉट। सही बात है। नहीं, घर में ऐसा होना ही चाहिए पर्सन जो आपसे प्यार करे, ताकि मतलब आप कुछ कर सको। बिल्कुल। मतलब कि अभी मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है सर कि क्या होता है कि आदमी बहुत दुनिया से लड़ लेता है पर घर से कभी लड़ नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया से लड़ लेता है पर घर वालों से हार जाता है, सच में। यही बात है, पर घर का सपोर्ट होना तो आदमी कहाँ तक भी जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर इंजरीज और मेंटल प्रेशर से आप कैसे डील करते हो? इंजरीज और मेंटल प्रेशर, ये काफी डीप सवाल है अर्जुन। इंजरीज और मेंटल प्रेशर, सी बॉडी बिल्डिंग ये भी एक स्पोर्ट्स है, जहाँ स्पोर्ट्स है वहाँ इंजरीज होनी। कोई भी एथलीट ले लो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसको कभी इंजरी नहीं हुई, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो होता ही है। होता है। कभी एसीएल टेयर हो जाता है, बाइसेप टेयर हो जाता है, चेस्ट टेयर हो जाता है। अभी तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि किसी का बाइसेप टेयर हो रहा है, किसी का चेस्ट टेयर हो रहा है। तो ये होता ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप इससे नहीं, आप इसको खुद को बचा सकते हो पर 100% सिक्योर नहीं कर सकते कि मुझे कभी इंजरी नहीं होगी। इंजरी इज अ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे भी इंजरी हुई थी, जैसे मैंने बताया कि इस साल 2024 और 25 के हमारा कंपटीशन पीरियड होता है, 24-25, क्योंकि 24 साल के एंड से, मतलब नवंबर से लेके जनवरी मार्च तक हमारा कंपटीशन चलता है। तो 2024 नवंबर से लेके 25 के मार्च तक ऐसा कंपटीशन फेज रहता है। तो मैं प्रिपेयर उसी के लिए कर रहा था। तो 2024-25 के कंपटीशन फेज के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो अभी बात शायद मेरे को अभी भी डेट याद है, 18 जून 2024 की बात है। ऐसी जिम में सुबह मैं अपना ये कर रहा था, अपना ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गया था, मेरा पीटी पर्सनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। हम ऐसी मटर गश्ती कर रहा था जिम में। तो चैलेंज खेलते खेलते कोई बार उठाने का चैलेंज था। तो मैंने ट्राई किया, तो उसी चक्कर में मेरा बाइसेप टेयर हो गया, यही वाला। अभी राइट हैंड बाइसेप है अपना, मैं राइट ही हूँ। तो मैं काफी उसमें उस समय में बहुत डिप्रेशन में चले गया था कि यार बाइसेप में मेरा कंपटीशन का प्रिपरेशन चालू किया है मैंने और बाइसेप टेयर हो गया। मेरा कोच मुझ पे इतना चिल्लाया कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब वो इतना बाप भी नहीं चिल्लाएगा मेरे ऊपर, इतना वो चिल्लाया। अच्छा। तो समझता नहीं क्या, ऐसे करना पड़ता है क्या, अपने कंपटीशन का टाइम था, ये सब नहीं करना चाहिए, हम बॉडी बिल्डर है, हमको सेफ रहना चाहिए। बट उस समय पता नहीं क्या हुआ, वो हो गया। अब मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के समय भगवान की कृपा से आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बट उस समय बस खेलते खेलते हो गया। अच्छा। तो जो होना है वो होना है, वो हो जाता है। अब वो हो गया, डॉक्टर के पास चले गया मैं। डॉक्टर बोला वो उसको पूरा यहाँ से कुछ कट करके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंप्लीट टेंडन रप्चर था, मतलब टूट गया था, स्नैप हो गया था पूरा टेंडन। और वो आवाज अभी भी मेरे कान में गूंजती है। अच्छा।
मतलब टेंडन कैसे टूटता है ना, अगर आप जीन्स के कपड़े को कैसे चर से फाड़ोगे ओ वो वैसी आवाज आती है। तो वो आवाज अभी भी मेरे कान में गूंजती है कि वो वैसे फटा है, मतलब टूट गया था यहाँ से। तो उस समय काफी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, तब क्या करूँ क्या नहीं। बट थोड़ा मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, कोच से बात किया, कुछ हमारे हीलिंग पेप्टाइड्स होते हैं वो चलाए, और अंडर डॉक्टर के सुपरविजन में भगवान की कृपा से मैं विदाउट ऑपरेशन किए वो ठीक हो गया। तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना लगा मुझे उसको ठीक होने के लिए। बट टेंडन है वो कम्प्लीटली हील नहीं होता कभी भी। तो जितना हील होना चाहिए था मैं कंपटीशन फेज से बाहर निकलने तक, उतना हील वो अच्छे से हो चुका था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो हील हो गया एक बार, बात के बाद में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, वो हो गया। बस अभी ये इंजुरीज तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो उस समय फिर मैं क्या करना था, तो मैं 2 महीना तो विदाउट ट्रेनिंग रह ही सकता नहीं। मैं मैक्स टू मैक्स 1 2 दिन विदाउट ट्रेनिंग के रह लूंगा, पर चौथे दिन मुझे जिम चाहिए, मतलब चाहिए। तो मैं क्या करता था उस समय, मैं करता था कार्डियो, क्योंकि अपर बॉडी तो मैं ट्रेन नहीं कर सकता, मेरा हाथ इसमें था, अच्छा ऐसे मेरा हाथ लटका हुआ था, तो अपर बॉडी तो मैं ट्रेन नहीं कर सकता। तो मैं करता था फिर लेग्स ट्रेनिंग करता था और कार्डियो करता था। तो ऑल्टरनेट डे मैंने शेड्यूल बना लिया था कि एक दिन कार्डियो, देन क्वाड्स, फिर कार्डियो, देन हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, देन कार्डियो। ऐसे ही मैंने 2 महीने पूरा चला दिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंडर सुपरविजन, एक फिजियो के और डॉक्टर के सुपरविजन में और मेरे कोच के सुपरविजन में, मैंने फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद अपर बॉडी शुरू किया। तो अभी आई एम कम्प्लीटली हील्ड और अच्छा खासा वेट भी मैं मार सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंजुरीज और ये सब चीजें, सेटबैक्स आने आपको होता ही है, ऐसा आप कुछ, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये फेस करना ही पड़ता है हर किसी ना किसी को भी। अब निक वॉकर इतने बड़े बॉडी बिल्डर है, उसका भी ओलंपिया के पहले उसका हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट है, चैंपियन माइंडसेट रहता है, यू हैव टू गो थ्रू इट। ऐसा नहीं है कि अभी क्या करूं मैं, रोते बैठना, नहीं। आप बॉडी बिल्डर हो मतलब आप सुपीरियर हो, आपके जैसा माइंडसेट, आपका माइंडसेट एवरेज इंसान जैसा नहीं है, आप उससे सुपीरियर हो। आप बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है जिसमें आप खुद को तकलीफ देते हो डाइटिंग करके, वर्कआउट करके। तो ये एक साधारण माइंडसेट नहीं रहता है ना। तो आप सुपीरियर हो तो यही माइंडसेट से चलना है। सेटबैक्स तो आते रहते रहेंगे जिंदगी में, ये सब होते रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो इससे मोटिवेशन और अपना डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, आगे बढ़ना है हमको, बस यही ध्यान में रखना है। और यही मैसेज मैं सबको दूंगा कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग, रुकना नहीं है बीच में, बराबर। तो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। मेरा सवाल ये है कि आप इतने बड़े ट्रेनर हो, आप इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपका खुद का इतना बड़ा जिम है, फिर भी आप एक कोच की सुनते हो, तो ये क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अर्जुन भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है आज की जनरेशन के लिए, जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हर कोई आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। जी। और हर नौसिखिया बंदा जिसके एब्स और चेस्ट बन जाती है, लेग्स बन जाते हैं, वो कोच बन जा रहा है आज। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक कोच की ज़रूरत हमेशा होती है, एक मेंटर की ज़रूरत हमेशा होती है। अर्जुन, कर्ण, ये सब आप इन सबको जानते ही, हमने सबने महाभारत पढ़ी है, देखी है। हाँ। इनसे हमने क्या सीखा है? अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी क्यों बना? कर्ण इतना सुपीरियर धनुर्धारी क्यों बना? वो खुद सीख के नहीं बना, उसको सिखाया गया है जी, बराबर, उनको बनाया गया है। तो कोच का इन्फ्लुएंस, एक कोच का गाइडेंस आपको एक हेड स्टार्ट देता है आपके लाइफ में और आपके बॉडी बिल्डिंग जर्नी में। जितना समय हम खुद पे ट्रायल एंड एरर करके गवा देते हैं, कोच के एक्सपीरियंस से हम वो समय बचा के एक कदम आगे निकल सकते हैं। राइट, बराबर। इसलिए कोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे कोच सही है, सारे कोच गलत है, या वॉट एवर इट इज, बट कोच का होना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लाइफ में भी कोचेस आए गए, बट कोच हमेशा रहा एक जगह पर। कुछ कोच अच्छे मिले, कुछ कोच नहीं मिले, कुछ से रिजल्ट्स मिले, कुछ से नहीं मिले। बट यू हैव टू बिलीव कि आपको ऐसा नहीं है कि कोच कह रहा है तो बस ये पत्थर की लकीर हो गई है, ये करना है। बट कभी कभी कोच को भी आपकी बॉडी समझ में नहीं आती कि आपकी बॉडी किस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो उस समय आपको उसको बताना पड़ता है कि नहीं सर, ये चीज़
चलाने के बाद ये चीज़ खाने के बाद मुझे मेरे स्टमक में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये अवॉइड करूंगा, इसके बदले आप मुझे कुछ दूसरा सजेस्ट कर दो। तो ये चीज़ आपको उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ 24 घंटा रहते हो, वो नहीं रहता, बराबर ना। तो आपको उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि सर मुझे ये फलाना फलाना चीज़ सूट नहीं हो रही है, तो आप इसको चेंज करके दो। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ें जो मेरे डाइटिंग में आती है तो वो ब्लोटिंग होती है, या फिर मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता ठीक से। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, तो जब न्यू कोच हायर करता हूँ या फिर मैं किसी पुराने कोच के पास जाता हूँ, तो उसको सवाल सब पता है मेरे साथ, मेरे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है किस चीज़ पे। जब मैं न्यू कोच के पास जाता हूँ तो फिर उनको सब कुछ बताना होता है कि सर मुझे ये चीज़ चलती है, ये नहीं चलती है, इस पे मैं ऐसे रिस्पॉन्स करता हूँ, उस पे मैं ऐसे रिस्पॉन्स करता हूँ। तो ये चीज़ कोच का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सोशल मीडिया पे आपको ये बताया जाएगा कि ये मूवमेंट ऐसी ऐसी करनी है, बराबर, बट वो देख के तो आप सीख जाओगे, हाँ, बराबर, आपने फलानी मूवमेंट सीख ली, हाँ, बट आप उसको जब परफॉर्म कर रहे हो खुद के साथ, और वो परफॉर्म करते करते आप गलती क्या कर रहे हो ये कौन बताएगा? आप यूट्यूब वाला थोड़ी बताएगा। यूट्यूब तो बता दिया कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे कर लो, बट वो करते करते गलतियां आपसे जो हो रही है कि बेटा ऐसे हाथ नहीं ऐसे रखते, ऐसे नहीं ऐसे करते, वो कौन बताएगा आपको, बराबर ना। तो वहां एक पार्ट आता है आपके पर्सनल ट्रेनर और कोच का, जो आपको बताए कि इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये चीज डाइटिंग में ये रोल प्ले करती है जी, ठीक है। सॉल्ट अभी छोड़ना है, बराबर, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अभी छोड़ने हैं, पानी इतना रखना है। तो ये सब हमारे जो प्रोटोकॉल्स चलते हैं, तो ये कोच बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन के जब आप लास्ट फेज में रहते हो, जब आपका दिमाग आपके विरुद्ध काम करता है, ये आपको पता है अर्जुन? अच्छा, क्योंकि उस समय आपकी हालत ऐसी रहती है कि नहीं बस ये समय निकल जाए, ऐसी हालत रहती है। अच्छा, तो उस समय क्या होता है ना, आपका दिमाग आपके विरुद्ध काम करता है, तो उस विरुद्ध काम करने के चक्कर में आप खराब कर दो सारा गेम। तब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक कोच का, ओके, कि उसने अगर बोला है कि आपको इतना इतना ग्राम सॉल्ट खाना है आज, तो उतना ग्राम ही सॉल्ट खाना। आपको बताने वाला चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको सुनता नहीं है। वो सिर्फ चाहता है कि आपकी बॉडी सही रहे, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली ऐसी बिल्ट नहीं हुई कि मसल पुट ऑन करो, मसल पुट ऑन करो, मसल पुट ऑन करो। नहीं, हमारी बॉडी ऐसी बिल्ट नहीं हुई है। जेनेटिकली हम लोग ऐसे बने हैं कि मसल हमको डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए चाहिए रहता है, और किसी हम सर्वाइवल स्टेट में अगर जाते हैं तो फैट काम में आता है, तो हमारी बॉडी फैट डिपॉजिट करते रहती है उस चीज के लिए। बट बॉडी बिल्डिंग तो उल्टी गेम है, हमको मसल बढ़ानी है और फैट कम करनी है ना। तो ये अपने जो नेचुरल बिहेवियर है हमारे बॉडी का, उससे हम विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसी समय क्या होता है ना, हमारा एक फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है बॉडी में, तो ये चले जाता है। बॉडी तो फाइट करेगी, नहीं तो वो फ्लाइट सो जाएगी। अच्छा, तो वो तुमको एकदम फाइटिंग मोड में ऑन रखने के लिए किसी ना किसी का गाइडेंस होना बहुत जरूरी रहता है। तो यही है कोच का एक इम्पोर्टेंस लाइफ में, एक पर्सनल ट्रेनर का इम्पोर्टेंस लाइफ में, कि आपको इंजरी फ्री रखे, सही गाइडेंस दे, और सोशल मीडिया से आप सीखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। तो आपको डिसाइड करना है उस अच्छी चीजों का अपने लाइफ में समावेश करना है और बुरी चीजों को छोड़ देना है, सिंपल सी बात है। और जहां आपको लगे कि मैं फंस रहा हूं, तो वो किसी से पूछने या हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, मतलब अरे मैं कैसे पूछूं इनसे, बराबर, हाँ, ये मेरे को इग्नोर करेगा, मतलब ये सवाल चलता है लोगों का, मतलब कि पूछना एक अच्छी चीज है, पूछो। बिल्कुल, पूछोगे तभी आप सवाल सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा, गलत सवाल पूछोगे तो गलत जवाब मिलेगा। राइट। तो सवाल सही सही पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही इंसान को पूछना इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता है कि ठीक है, ही इज अ क्वालिफाइड कोच, उसने इतने इतने साल ट्रेनिंग करी है, इतने इतने सर्टिफिकेट्स करे, इतने इतने बॉडी लोगों को ट्रांसफॉर्म करा है यहाँ से, इतना उसके अंदर कोचिंग एक्सपीरियंस है। तो ऐसे इंसान आपको हमेशा लाइफ में मिलेंगे और उनसे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर इंसान हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाता है, अच्छी बातें सिखा के जाता है और बुरे एक्सपीरियंस देके जाता है, जिससे हम और भी कुछ सीखते हैं। राइट, बराबर। तो कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोच का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में, कोच का हाथ सर पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मान लो कि कल आपका
कंपटीशन है हाँ। और कल आपको मतलब कंपटीशन करना है सारी चीज़ों से, तो आपको उस टाइम पे मतलब क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, कितना प्रेशर रहता है आपके बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, मतलब क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो कंपटीशन, आपको इन शॉर्ट जानना है कि जो कंपटीशन का माहौल रहता है, मतलब स्टेज बैक स्टेज क्या होता है, ऑन स्टेज क्या होता है, मेरे दिमाग में क्या जंग चलती रहती है। बराबर बराबर। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने रिसेंटली कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले थे, तो उसी चीज, और मैं जब कंपटीशन खेलता, जब आप स्टार्टिंग में आपके, जब पहली बार आप कंपटीशन खेलते हो तब का सिनेरियो अलग होता है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं आता। तो उस समय काफी मेंटल प्रेशर होता है। पर आपने जब एक दो कंपटीशन खेल लिए, पाँच छह साल आपने कंटिन्यू खेला है, सीजन 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 खेलते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। बट एक मैं चीज बताता हूँ कि एक बैक स्टेज जो माहौल बनता है कंपटीशन का, कि हमारे अभी मैं फेडरेशन में खेलता हूँ, है ना, तो मैं वो बाहर के प्राइवेट शोज नहीं खेलता, मैं फेडरेशन में खेलता हूँ, और फेडरेशन से मुझे काफी सपोर्ट भी है। ठीक है, तो फेडरेशन का जो माहौल, अब इसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से रहता है, 55 kg, 65 kg, देन ऐसा वेट कैटेगरी, तो हर वहाँ के बच्चे रहते हैं 55 kg के, वो तैयार हो रहे हैं, कोई टैनिंग कर रहा है, कोई पंपिंग कर रहा है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो टैनिंग टैनिंग का स्मेल रहता है, वो फ्रेग्रेंस होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, कि बॉडी में थोड़ा शाइन आना चाहिए, सारा टैन वैन सूखने के बाद, कोटिंग वगैरह होने के बाद, तो हम वो आता है ना अपना एक स्प्रे आता है, रेली स्प्रे टाइप का रहता है, जो जॉइंट्स पे हम लगाते हैं, कभी चोट वोट लग गई तो सूज वाली, तो वो स्प्रे मारते, तो ऑल ओवर वैसे पूरा वो स्प्रे का स्मेल रहता है, वो अलग ही एकदम माहौल, वहाँ का ऑरा बहुत सही रहता है, कि मतलब एनर्जेटिक होता है वो। मेंटल प्रेशर होता है, बट जीतना है, खेलना है, कुछ करके दिखाना है, ये भी जज्बा रहता है कि नहीं भाई आज कुछ करके जाएंगे यहाँ से, आज इतना मेहनत करी है हमने, तो ये भी एक होता है। हाँ, मेंटली मेंटली बॉडी काफी थकी हुई होती है, क्योंकि हम पीक वीक रन करते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के पहले। पीक वीक होता है एक 7 या 10 दिन का पीक वीक होता है, जिसमें आप बॉडी को थोड़ा कंडीशन लाते हो, पानी कम करते हो, थोड़ा सॉल्ट्स अपने बॉडी में अलग चलते हैं आपके, नमक कम रहता है, खाना बहुत ही प्लेन रहता है, ओनली राइस, एकदम बॉइल्ड चिकन, ब्रोकली, और एकदम प्लेन बेसिक फूड होता है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, और वो फूड आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं खा सकते, काफ़ी मेंटल प्रेशर होता है। तो एक 7-10 दिन का ये हमारा प्रोटोकॉल रहता है, तो मेंटली काफ़ी बॉडी थक जाती है एक कंपटीशन के टाइम पे। बट ये रहता है कि वो 10 मिनट जो स्टेज पे मिलते हैं आपको, पूरा पूरा साल भर मेहनत करने के बाद, तो वो साल भर की मेहनत आपको उस 10 मिनट में दिखानी होती है। तो आप ही सोचो कि वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो कितना उसमें जज्बा होना चाहिए जीतने का, कि साल भर तुमने मेहनत करी है, अभी तुमको 10 मिनट में वो दिखाना है, 10 मिनट में रिजल्ट दिखा। रिजल्ट दिखाना। तो वही जज्बा आपको आगे लेके जाता है। मैं तो कहूँगा मेंटल प्रेशर सभी पे होता है, 10वीं का एग्जाम है तभी भी मेंटल प्रेशर है, पूरा 10वीं के एग्जाम के लिए साल भर आपने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने वाला। तो वो अभी 3 घंटे में आपको लिख के दिखाना है। तो हमारा भी सेम ही होता है, साल भर पढ़ाई करिए और यहाँ पर आपको 10 मिनट में दिखाना है। मेंटल प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगी नहीं होता है, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर रहे, ओलंपिया स्टेज पे जाए या नेशनल स्टेज पे जाए, सब पे मेंटल प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर बोलते हैं उसको। वो होना भी चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस निखर के नहीं आएगी, तो वो होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। और बाकी वहाँ का ऑरा और वो एनर्जी तो बहुत ही अलग ही लेवल पे रहता है, सब भागदौड़ लगी रहती है, कोच बुला रहा है पंपिंग करो, अरे इसको अभी ये खिला दो, थोड़ा सा इसको जूस पिला दो, राइस केक खिलाओ इसको, इसके एनर्जी बढ़ाओ, थोड़ा इसमें कुछ जान लेकर आओ। तो ऐसा सब चलते रहता है स्टेज बैक स्टेज हमारा। तो कोच बोल रहा है इसको, अरे क्या हो गया, इसको जगाओ जरा, कुछ करो, इतना क्यों ऐसे लो बैठा ये। ठीक है, ऐसा सब चलते रहता है। और वहाँ का स्टेज का ऑरा तो अलग ही होता है, फेडरेशंस में खेलने का अपना अलग ही मजा है। तो कंपटीशन भी काफ़ी टफ हो गया आजकल, पहले जैसा नहीं रहा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया और टफ हो गया। कंपटीशन आने वाले समय में और टफ होंगे, क्योंकि लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडिया में बढ़ रही है, बढ़ रही। पहले जैसा नहीं रहा। अभी काफ़ी अच्छे कोचेस, काफ़ी अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं, और लेवल ऑफ बॉडी बिल्डिंग बढ़ेगी। इंडिया से भी कोई ना कोई ओलंपिया में जाएगा, ओलंपिया से मेडल लेकर आएगा, बिल्कुल। सर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं उसके? बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के
सिक्के के दो पहलू होते हैं अर्जुन, कई अच्छे तो कई बुरे। तो बॉडी बिल्डिंग का भी अपना एक क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव साइड्स है, ऐसा नहीं। बॉडी बिल्डिंग ने बहुत सारे लोगों और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे मैंने कहा कि इसमें डिसिप्लिन लगता है, मोटिवेशन लगता है, डेडिकेशन लगता है। तो ये तुम चीज़ें कहीं से खरीद नहीं सकते, ये अंदर से ही आती है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो वो ड्राइव अंदर से ही आना चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग एक मैं बोलूँगा कि जर्नी है जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करती है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में कुछ सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो जो करने होते हैं तो करने होते हैं। और अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अगर आपको बोला जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव फेसेस क्या है। अभी लोग कहते हैं कि फेडरेशंस में खेलने से ये होता है, वो वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपटीशन खेलना छोड़ दो, है ना। तुम्हारा धर्म क्या कहता है, यू आर अ वॉरियर, तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तो लड़ो। तुमको सक्सेस मिलनी है या नहीं मिलनी, ये तुम्हारा डेस्टिनी या फेट डिसाइड करेगा। तुमको जरूरत नहीं है वो डिसाइड करने की। मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरा एक प्लेसमेंट ऊपर होना चाहिए था, मुझे नीचे दे दिया। वो जो जजेस बैठे हैं वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेके बैठे। तो तुम्हारे बॉडी में कुछ फ्लॉज है, तो उसको उनको दिखते हैं वो फ्लॉज, इसीलिए तुमको एक प्लेसमेंट नीचे दिया। अब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही चैंपियन बनते हैं। मैं तो एक स्टार्टिंग के डेज में मैं ऊपर चढ़ा, थैंक यू बॉडी बिल्डर, नीचे आ गया। हार जीत तो लगी रहती, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सबसे बेस्ट हूँ मुझे भी देना चाहिए। आज भी इतना कॉम्पिटिशन होने था, मेरा भी 4th रैंक बैठता है, टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स में 4th पे बैठता हूँ, मैं 3rd भी बैठता हूँ, मैं ग्रुप विनर भी बैठता हूँ, 5th भी बैठता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन माई बॉडी कंडीशन कि मैं क्या पैकेज लेके जा रहा हूँ जजेस के सामने, ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि जजेस क्या देख रहे हो पैकेज में। जब बंदे सारे ही अच्छे हैं तो तुम उनमें अच्छा ही नहीं देखोगे। एक से एक बॉडी बिल्डर लाइनअप में खड़े हैं तो जजेस सबसे अच्छा बॉडी पार्ट्स नहीं देखते। जजेस क्या देखते हैं पता है, जजेस फ्लॉज देखते हैं। जब सभी अच्छे हैं तो उसमें फ्लॉज ही ढूंढने पड़ेंगे ना, अच्छी बातें कैसे ढूंढोगे आप। तो जजेस वही फ्लॉ देखते हैं, किसी के काफ छोटे है क्या, काफ में कंडीशन नहीं है क्या, बैक में थिकनेस है क्या, लैट्स कितने वाइड स्प्रेड है, लैट्स बड़े है क्या, ग्लूट्स छोटे है कि बड़े है क्या, हैमस्ट्रिंग में कितने श्रेडेड है। ये सब चीजें मायने मतलब रखती है एक जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सब चीजें देखते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ पॉइंट है नेगेटिव जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आते हैं कि इसमें एनाबॉलिक्स यूज होते हैं, ये सब चीजें होती है, सप्लीमेंट से डेथ होती है, एनाबॉलिक से डेथ होती है। ये नेगेटिव नहीं है कि मेरे हिसाब से मैं किसी भी चीज को भी प्रमोट या फिर एक्सेप्ट डिनाई नहीं कर रहा हूँ और ना ही प्रमोट कर रहा हूँ किसी चीज को यहाँ पर। बट हाँ, अगर तुम ज्यादा खाना भी खाओगे तभी भी तुम्हारा पेट खराब होगा। देयर इज अ लिमिट टू यूज एवरीथिंग। तुमको एक लिमिट में यूज करना है, अगर तुम उसको एक्सेस यूज करोगे तो उसके तुमको दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। तुम ज्यादा खाना भी खा लोगे, गाजर का हलवा भी ज्यादा खा लोगे तो भी पेट खराब होना ही। अच्छा, तो सेम थिंग है। तो हर चीज का अच्छा बुरा लगा रहता है। तो बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स एनाबॉलिक्स जो आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि उससे डेथ होती ही होती है, उसको यूज करने का अपना अपना तरीका होता है। एक अंडर सुपरविजन, एक एक्सपीरियंस कोच के अंडर, जो मैंने पहले भी कही कि कोच का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो वो आपको बताएगा कि ये सब चीज़ों को कैसे यूज करना है, सप्लीमेंट्स क्या कौन से लेने हैं आपको। अगर आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो तो आपको उससे खुद को कैसे बचाना है, तो ये सब चीज़ें कोच बताता है। पॉजिटिव चीज़ें तो बॉडी बिल्डिंग के मैं कहूँगा सबसे तुमको डिसिप्लिन में रखती है, तुमको एनर्जेटिक रखती है, तुम्हारे एब्स निकाल के देती है, और तुम्हारी बॉडी डिफाइंड रखती है, तुम्हारा मूड अच्छा रखती है, तुम अल्फा फील करते हो, अल्फा माइंडसेट आता है। क्योंकि तुम जितना अच्छा दिखोगे उतना ही तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बराबर, और उतना ही तुमको दुनिया को फेस करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। तुम एनर्जेटिक फील करोगे अपना दिन भर के इसमें। तो यही एक बॉडी बिल्डिंग के पॉजिटिव फेसेस और नेगेटिव बोलेंगे। बाकी मुझे किसी भी जजिंग से या फिर किसी भी फेडरेशन से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को ऊपर दे दिया नीचे दे दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं खेलना छोड़ दूंगा या मैं बॉडी बिल्डिंग खराब है, ये कोई मतलब नहीं है करके इसमें आपको पैसा नहीं मिलता। पैसे के लिए खेलना है भाई बॉडी बिल्डिंग, तो खेलो ही मत। लोगों के प्यार के लिए खेलो,
अपना पहचान बनाने के लिए खेलो, और उससे मिलने वाली जो भी आपको नेम एंड फेम है उसके लिए खेलो। पैसे के लिए खेलना है तो क्रिकेट खेलो, बराबर। बॉडी बिल्डिंग में पैसा सच नहीं है, वो बनाना पड़ता है, वो बनता है बाद में जब तुम काफी सक्सेसफुल बन जाते हो। तो यही बोलूंगा, अगर पैसे के लिए पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो ये कोई नेगेटिव फेसेस नहीं है चीजों की। इसके लिए है तो क्रिकेट खेलो, तुमको मिल जाएगा वो सब चीज। मेरे साइड से यही टेक रहेगा, आपके पॉजिटिव नेगेटिव चीजें। सर आपको कभी स्पॉन्सरशिप मिली है किसी चीज में? स्पॉन्सरशिप्स बहुत बहुत अजीब सवाल पूछा है मैंने। नहीं यार, अभी तक तो मैं कभी भी किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई भी न्यूट्रिशन ब्रांड बोलो या फिर क्लोथिंग ब्रांड बोलो, नहीं, कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। क्योंकि मैं काफी सोशल बंदा, ऐसा सोशल मीडिया पे खुद को बेचना मुझे आता नहीं। पहली बार, आपने मेरा प्रोफाइल भी चेक किया होगा तो काफी सिंपल सा प्रोफाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ मेरे जिम से, ऑनलाइन कोचिंग से और मेरी पर्सनल ट्रेनिंग से, और सच, सही और जेन्युइन चीजें बेच के ही कमाता हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये क्या, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इस फील्ड से बहुत ही लॉयल हूँ। मैं फालतू चीजें नहीं प्रमोट करूंगा, फालतू का ज्ञान नहीं किसी को पेलूंगा। तो ये सब चीजें हैं। स्पॉन्सरशिप तो मुझे कभी मिली नहीं। मैंने आज तक, मेरा लास्ट शो भी था वो मैंने खुद के पैसे से सेल्फ स्पॉन्सर्ड और घर वालों की मदद से, अपनी वाइफ की मदद से ही करा है स्पॉन्सर। वो तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहा है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। मेरे सारे सप्लीमेंट्स हो गए, सारे एनाबॉलिक्स हो गए, सारे क्या बोलेंगे उसको, फूड डाइटिंग का सामान, वो सब मैंने खुद के पैसों से खरीदा है। किसी ने भी मुझे कभी स्पॉन्सर नहीं किया, कभी भी नहीं। तो बट मैं ओपन हूँ स्पॉन्सरशिप्स के लिए, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं खुद कमा के खुद किया है, तो काफी खुद पे प्राउड फील होता है कि किसी का हेल्प नहीं था, यहाँ तक आए, खुद से आए। नहीं, ये टाइम बहुत खराब रहता है जब आप खुद ही कमा रहे हो, खुद ही मतलब बॉडी के ऊपर खर्चा कर रहे हो। घर वालों से काफी प्रेशर रहता है कि तुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस चीज में। तो ठीक है, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम बोलेंगे इसको। स्पॉन्सरशिप तो आजकल काफी आसान हो गया है मिलना। अभी मेरे जिम में एक बंदा है, वो नॉर्मल सा बॉडी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, अच्छा खासा उसका है रीच। तो जिसका रीच अच्छा है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उनको इजीली स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। अनलेस वो क्या बेच रहे, क्या दिखा रहे, कुछ सोसाइटी को अच्छा दे रहे नहीं दे रहे, इनसे उसको कोई मतलब लेना देना नहीं है कंपनीज को। तो अगर आप जेन्युइन बंदे हो, आप कुछ अच्छा दे रहे हो सोसाइटी को, आने वाली जनरेशन को, तो मेरे हिसाब से उनको स्पॉन्सर करना चाहिए ऐसे लोगों को। भले ही उनका सोशल मीडिया रीच कम हो, बट दे आर जेन्युइन, वो अच्छा कोई काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो उनको स्पॉन्सरशिप करके थोड़ा हेल्प करना चाहिए ऐसे एथलीट्स को। क्या इसमें क्या 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 नुकसान हो जाएगा? सही बात सही कि बॉडी बिल्डिंग जब जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिसको बहुत आगे जाना है, तो उनके लिए मतलब क्या राय, कैसे आपको उनको सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं? अर्जुन भाई, मैं बोलूँगा कि बॉडी बिल्डिंग ये पेशेंस का गेम है। आपको जैसे मैंने पहले कहा था कि समय मांगती है ये चीज़ें। हाँ। कि 10 साल 12 साल देने इस फील्ड को, तो देने ही आपको उतना। क्योंकि मसल मैच्योरिटी टर्म होती है एक बॉडी बिल्डिंग में, कि हाँ इस बंदे का मसल बहुत मैच्योर्ड है, श्रेडेड है, फाइबर दिख रहा है। तो वो वहां तक कैसे पहुंचा है? 2-3 साल में नहीं पहुंचा, बराबर। हमारे एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर है, जो अभी संजय मोरे सर का जो फेडरेशन है, तो उसमें खेलते हैं, उनका नाम है सागर कातुर्डे। उस बंदे का तुम फिजिक देखो, मास्टरपीस फिजिक है। मतलब उसका चेस्ट में फाइबर, लेग्स में श्रेडेड, ऑसम, जबरदस्त फिजिक है। तो वो फिजिक उसने अचीव कैसे किया? ओवरनाइट या फिर ऐसे 1-2 साल में अचीव नहीं किया। वो रिनाउंड बॉडी बिल्डर है, जिसको हो गए अभी 15 साल से ऊपर हो गए खेलते खेलते। तो एक समय मांगती है ये चीज, पेशेंस मांगती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। विदाउट पेशेंस तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपको बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले तो माइंडसेट बना लो कि तुम एक अल्फा माइंडसेट के आदमी हो। ठीक है, कि तुम खुद को तकलीफ दे के तुम्हारी बॉडी को उस सुपर नेचुरल फॉर्म में लेके जाओगे कि अभी मैं श्रेडेड हूँ, क्लीन हूँ। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि सबसे पहले अपना डाइटिंग से जुड़े जो चीज़ें होती है, बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स क्लियर करो।
बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं कि तुम गए 2-3 महीने, अभी साइकिल चला ली, एनाबॉलिक्स लगा लिए, इंजेक्शन लगा लिए, बॉडी बन गई। नहीं, ये टोटली रॉन्ग, और मैं कहूँगा एकदम निचली लेवल की थिंकिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कोचेस से प्रमोट कर रहे हैं, प्लीज ये ना करें, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ऐसी रहेगी कि सबसे पहले एक्सरसाइज सीखे कि कौन सी चीज कैसे परफॉर्म करनी है, पुलअप्स कैसे लगाने हैं, बेसिक फाउंडेशनल जो स्किल्स होते हैं हमारे, कंपाउंड मूवमेंट्स होती है, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डबल बार, अपना ओवरहेड शोल्डर प्रेसेस, मिलिट्री प्रेसेस, ये सारी कंपाउंड मूवमेंट जो होती है, ये डेडलिफ्ट, और ये कैसे परफॉर्म करना है, इसको सबसे बेहतरीन वे से कैसे परफॉर्म करते हैं, और इसमें ओवर द पीरियड प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के साथ इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड आपका आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बॉडी बिल्डर्स के बेसिक न्यूट्रिशन कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि हम लोग रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं खाते। जो भी अगर फूड पैक्ड है तो उसके पीछे एक उसका ये रहता है कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना ग्राम फैट होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ना शुरू करें। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंडमली तुम कुछ भी उठा के खाओगे, तुम बोलोगे इसमें प्रोटीन है, तो ऐसा नहीं रहता। बाहर तो बिकने के लिए सोया स्टिक्स भी दिखती है क्योंकि प्रोटीन रिच होती है, वो ऐसा नहीं रहता। बट वो फ्राइड चीजें है ना भाई, प्रोटीन उसमें भले ही 10 ग्राम होगा, बट उसमें 20 ग्राम फैट भी मिल रहा है तुमको, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ना चालू करे। वो फैक्ट्स पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। और उसके बाद आपका आता है आपका टाइम पीरियड, कि अभी मेरे पास, मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, मैंने 2-3 साल अच्छा खुद से नेचुरल लेवल तक मैं अपनी बॉडी को पुश करते करते लेके गया हूँ। मैंने स्टार्ट करी, 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने अपना न्यूट्रिशन चेक किया, अपना सारे बेसिक प्रोटोकॉल्स थे न्यूट्रिशन के वो फॉलो किए, प्रोटीन लिया अच्छा, कार्ब लिया अच्छा फूड खाया, थोड़े सप्लीमेंट्स थे जो अपने नेचुरल वे प्रोटीन आते हैं, क्रेटीन आता है, देन उसके बाद आपके अमीनो एसिड्स आते हैं, वो सब चलाया, अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा वर्कआउट किसी कोच के अंडर सीखा वर्कआउट। उसके बाद फिर उसका बाद का फेज आता है आपका जो होता है एनाबॉलिक्स का, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ, उसका वो पार्ट है एनाबॉलिक्स। ऐसे तुम उसको बोल नहीं सकते हो कि मुझे एक अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है और मैं नेचुरली कम्पीट करूंगा, क्योंकि नेचुरल, मैंने जैसे पहले बोला आपको अर्जुन भाई कि नेचुरल हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी नहीं है, मसल पुट ऑन करने के लिए हम बनी नहीं है। हम उससे वो काम करवाते हैं बिकॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और ये सारे जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं उससे हम वो काम करवाते हैं। तो नेचुरल आपको एक लिमिट ही मिलेगी कि आप यहाँ से यहाँ तक ही मसल पुश बना पाओगे, ठीक है। तो एक नेचुरल लिमिट तक पुश करे अपने आप को, अच्छा न्यूट्रिशन ले, अच्छा डाइट फॉलो करे, अच्छा वर्कआउट करे, और वहां तक पुश होने के बाद तुम्हारे एक्सपीरियंस 3-4 साल हो गए अभी करते करते, उसके बाद आप शुरू करें कि अभी मैं करूंगा, अभी मैं थोड़ा साइकिल चलाऊंगा, बेसिक चीजें रन करना चालू करूंगा, एक कोच के अंडर, डॉक्टर के सुपरविजन में, कोच के सुपरविजन में मैं ये रन करना शुरू करूंगा। उसके बाद आपका एनाबॉलिक्स का फेज शुरू होता है। जुम्मा 2 महीने 3 महीने या फिर 1 साल हो गया और चला दिया एनाबॉलिक्स साइकिल, बन गई बॉडी, बन गए हम भी कोच, एब्स निकल गए, चेस्ट निकल गई, बन गए हम भी कोच। ऐसा नहीं होता, ये एकदम रॉन्ग वे है। और आप जो बॉडी बिल्डिंग का नाम रखते हो कि इसमें एनाबॉलिक से डेथ होती है, ये होती है, वो तो इसी कारण होती है, लैक ऑफ नॉलेज और अधूरा ज्ञान सबसे हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान, एक तो पूरा ज्ञान रखो या रखो ही मत, बट अधूरा मत रखो। अधूरा ज्ञान तुमको अधर्म ही छोड़ देगा कहीं पे ले जाके, और उसी कारण वो जो डेथ हो रही है कि तुम किसी को गाइड कर रहे हो पर आधा गाइड कर रहे हो। हाँ, चलाना तो है, ये चला ले, बट इसके साइड इफेक्ट के बाद क्या, उसको साइड इफेक्ट को कैसे रिकवर करोगे आप, वो पता ही नहीं हमको, बराबर ना, वो पता ही नहीं। तो फिर उसको ये अधूरा ज्ञान हो गया ना। उस बंदे को आपने बोल दिया कि भाई ये चला ले तू, उसने चला लिया, अब उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो पता ही नहीं आपको कैसे रिकवर करना। तो आप क्या करोगे इस चीज में। तो एक तो ज्ञान रखो, तो पूरा रखो कम से कम, नहीं तो रखो ही मत। मेरा ऐसा बोलना है कि जिस गली जाना नहीं है ना, तो वहां का पता पूछो ही मत। राइट। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर तुमको नहीं करनी है, वो साइकिल वाइकल में चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वो पूछो ही मत, चुपचाप अपना जाओ,
वे प्रोटीन चलाओ, क्रेटिन चलाओ, ग्लूटामिन चलाओ, जो भी सप्लीमेंट लो, नेचुरल सप्लीमेंट लो, अच्छा डाइट लो, फूड लो और अपना वर्कआउट करो, नेचुरली बॉडी बनाओ। बॉडी बिल्डिंग करना है तो 3-4 साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद साइकिल का सोचो। तो यही टेक रहेगा। मैं इस पर बोलूंगा कि आने वाली जनरेशन या जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई सच में अच्छी गेम है, गेम बहुत अच्छी है, गेम को बुरा बनाया जाता है ये फालतू की बातें करके। तो गेम बहुत अच्छी है, तो बस इसको लगन से खेलो, 100% दो, डेडिकेशन दो, अपना टाइम दो, एक्सपीरियंस गेन करो और उसके बाद बाकी सब करो। तो सर आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट कैसे रहते ऊपर नीचे चल रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि बिजनेस भी है, ट्रेनिंग्स भी है, खुद का ट्रेनिंग भी करना है, लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर पेइंग फॉर मी। कोई 15,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 30,000 बोल रहा है अपने ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए। तो उनके एक्सपेक्टेशन मैच होना बहुत जरूरी है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस अपने इसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। मैंने अब हमारे इसके पहले डिस्कशन हुआ था कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन, उसका तीसरा पहलू है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे मेंटेन की जाए, उसको मेंटेन करने के लिए ही आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप कर सकते हो कि आज आज बारिश हो रही है, आज नहीं जाता, आज सुबह बहुत ठंड है, आज नहीं जाता, अरे आज ऑफिस में बहुत काम हो गया, आज नहीं जाता, तो ये रीजंस तो बहुत मिलेंगे, ठीक है, बट वो रीजन फाइंड करो कि आपको 3 महीने बाद अपने आप को चेंज देखना है, आपको 6 महीने बाद उस कंपटीशन में दौड़ना है, उस मैराथन में दौड़ना है, आपको 6 महीने बाद बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए पहली बार स्टेज पे उतरना है। तो अगर आप रीजन ढूंढोगे नहीं जाने के, तो आपको रीजंस मिलेंगे नहीं जाने के, बराबर। पर आप अगर रीजन ढूंढोगे कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो आपको वो भी रीजन मिल जाएंगे, क्योंकि आप इंसान हो, आप जो ढूंढोगे आपको भगवान भी मिल जाएगा ढूंढने से। तो आप सही चीज ढूंढो, वो एक वजह ढूंढो कि मुझे आज जिम जाना है, मुझे इस चीज के लिए जिम जाना है, मुझे ये अचीव करने के लिए जिम जाना है, मुझे मेरा मेंटल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जिम जाना है, मुझे ये लड़ाई खुद से रहती है, कंसिस्टेंसी की लड़ाई खुद से रहती है, बराबर। एक बार आप कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर आ गए, तो फिर आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा हमेशा लाइफ टाइम, और डिसिप्लिन में आ जाएगा। आपको जिम जाना है, वर्कआउट फॉलो करना है, डाइट फॉलो करना है, जिम जाना है, बस। तो एक बार आपने वो माइंडसेट बना लिया आपका, एक बार आपके अंदर से ड्राइव आपको समझ में आ गई कि मुझे अचीव करना है, मेरा एक मेंटल फोकस है, मेरा एक टनल विजन है कि मुझे जाना है, तो जाना है, तो उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो कंसिस्टेंसी का मेरा यही फंडा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर बार मेरा भी मूड नहीं रहता कि जिम जाऊँ, ये करूँ, मैं भी थक जाता हूँ, ऐसा नहीं, बट मैं जाऊंगा जिम, दिमाग को ये बोलूंगा कि आज मैं जिम गया हूँ भाई, मैं आज कार्डियो करके आऊंगा, थोड़ा पुशअप्स लगा लिए, पुलअप्स लगा लिए, एक एक्टिव रेस्ट लूंगा। एक क्या बोलेंगे, बैठे बैठे बस पड़ा हुआ ऐसे, ये रेस्ट नहीं, दिस इज अ बैड काइंड ऑफ रेस्ट। एक्टिव रेस्ट लो, थोड़ा बहुत मोबिलिटी आपका होना चाहिए, कार्डियो कर लो 1-आधा घंटा, एब्स कर लो आधा, कुछ 15-20 मिनट, पुलअप्स कर लो, पुशअप्स कर लो, बेसिक मूवमेंट्स कर लो, और उस दिन वो आपका नींद निकल जाएगा, अगले दिन आप अलग फील करोगे, अगले दिन आप ऑटोमेटिकली जिम आ जाओगे। वो छुट्टी मत होने दो। तो यही एक अपने दिमाग को सिग्नल देते रहो कि आज जिम जाना है, तो छुट्टी नहीं करनी है। ये अगर आपने अचीव कर लिया, तो आपको कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, आप मतलब आगे का कुछ हमें बता सकते हो या कुछ है आपके पास? ओके, फ्यूचर प्लान्स, तो फ्यूचर में क्या छुपा है अर्जुन भाई, तो फ्यूचर को ही पता है। हाँ। अपना काम, अपन कर्मयोगी है तो कर्म करते रहते हैं। फ्यूचर प्लान्स तो मुझे इतना, अभी मेरा कॉम्पिटिशन्स कंप्लीट मैंने हुआ, अभी हो गया मेरे कॉम्पिटिशन्स खेल गए अभी रिसेंटली। तो अभी फिलहाल तो मैं 2029 तक कंपटीशन नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस और फैमिली को भी टाइम देना है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, न्यू ब्रांचेस खोलनी है जिम की, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, फिटनेस को आगे लेके जाना है, अपना ब्रांड को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे फ्यूचर में कि मुझे करनी है, और विद इन 2 to 3 ईयर्स में अचीव कर लूँगा, ये मुझे पता है। और भगवान का आशीर्वाद रहा, आप सब लोगों का साथ रहा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा पॉसिबल।
सो मेरे फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि फिटनेस में आगे बढ़ो, लोगों को ट्रांसफॉर्म करो और फिटनेस को उसकी ऊंचाई पे ले जाओ, बस यही मेरे फ्यूचर प्लान्स है। ओके, ऑनलाइन फॉलो करने के लिए मैं ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फेसबुक नहीं है, मुझे पता है इस चीज़ मेरा बस एक इंस्टा है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है एथलीट अभिजीत करके। सो आपको वो मिल जाएगा। मैं एक प्रेप कोच के लिए जाना चाहता हूँ, एक बॉडी बिल्डिंग कोच। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने काफ़ी सारे किए हैं, तो आपको मैं मिल जाऊँगा इंस्टाग्राम पे, तो डू फॉलो मी और मेरे कंटेंट को लाइक करिए। देन आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग चाहिए या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग योर बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन, तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी मुझे डीएम करिए, आई ऑलवेज हेल्प यू। सो मैं ट्रेनिंग प्रोटोकॉल सेट करना, बॉडी बिल्डिंग के लिए साइकिल डिजाइन करना, देन उसके बाद आपका न्यूट्रिशन प्लानिंग चेक इन करना, वो सब चीज़ें मैं उसमें आपको कवर करता हूँ। तो बस ये इंस्टाग्राम पे मेरा एक हैंडल है एथलीट अभिजीत करके, और इस पे फॉलो करो और बस इसी तरह प्यार करते रहो। थैंक यू। तो नाइस टू मीट यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, और द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू अर्जुन। बहुत आज का दिन मुझे सही गया मेरा, मतलब आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और पूरा बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैंने जाना है। हाँ। और खुद भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी जिम स्टार्ट करूंगा। एक और चीज, ये जिम में आता था मेरे, बट इसने बीच में छोड़ दिया। तो जिम कब से आ रहा है मुझे बता फिर से। ज्वाइन करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, चलो। चलिए, थैंक यू।